हाल ही में बीएलओ के सुसाइड की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं और बहुत से राज्यों से ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ चुकी हैं। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं और बीएलओ सुसाइड क्यों कर रहे हैं, इसका वास्तविक कारण क्या है। आज हम का हमारा टॉपिक यही रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे सीरियस जो कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे है हाई कोर्ट और उसके नीचे समस्त जो अदालतें हैं वे इसमें शामिल है। नेक्स्ट है अपना प्रेसिडेंट, जो कि भारत का प्रथम नागरिक है और सर्वोच्च पद है। इससे नीचे में सबसे नीचे के क्रम का जो अधिकारी है वह चपरासी होता है। इस क्रम के सारे अधिकारी इस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और समस्त प्रकार की अदालतें। और तीसरा जो पार्ट है वो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो कि भारत में एक ही पद होता है। और इसी के साथ है राज्य निर्वाचन आयुक्त, जो कि राज्य में एक पद होता है। उसके नीचे के क्रम में होते हैं जिला कलेक्टर और जिला कलेक्टर के नीचे के क्रम में होते हैं एसडीएम और एसडीएम के नीचे होता है बीएलओ। अब सारी घटनाएं यहाँ होती है कि बीएलओ सुसाइड करता है, तो इसके बहुत से कारण है। अब एक एक करके हम सभी कारणों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको जो बात समझाई है वो सिस्टम की समझाई है। ये सारा कुछ मिलकर एक सिस्टम का काम करता है। इस सिस्टम में ऐसा क्या दोष है जिसके कारण ऐसी घटनाएं हो रही है, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। कि मान लो भारत के निर्वाचन आयुक्त ने सभी राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त को यह आदेश दिया है कि सभी मतदाताओं के वोट बनाए जाएं और इस प्रकार ये प्रक्रिया शुरू होती है और नए वोट बनना शुरू होते हैं। यहाँ पर नए वोट बनने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मान लो एक लड़की है राधा, ये एक फेक नेम है और ये 20 वर्ष की है। अब राधा जिसका वोट बनाया जाना है, लेकिन राधा इस बात के लिए सहमत नहीं है कि वह अपना वोट बनवाए। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और ये सारा सिस्टम मिलकर भी राधा का वोट उस समय तक नहीं बना सकता है जब तक कि राधा स्वयं अपना वोट बनाने के लिए तैयार न हो जाए। ये है राधा की पावर, ये है राधा का मूल अधिकार। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में राधा को ये अधिकार मिला हुआ है कि वह चाहे तो अपना वोट बना सकती है और चाहे तो अपना वोट नहीं बनवा सकती। अब इसमें समस्या कहाँ पैदा होती है? समस्या ये पैदा होती है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त और समस्त अधिकारी इस बीएलओ पर इस बात का दबाव डालते हैं कि राधा का वोट बनना जरूरी है और राधा का वोट बन जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के तहत राधा को इस कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और इसके अंदर मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये सभी अधिकारी और कर्मचारी जो इन पदों पर विराजमान है, जो भारत के सर्वोच्च पद है, इन पर ये विराजमान है, इनके पास भी ये पावर नहीं है कि वो राधा को किसी भी प्रकार से बाध्य कर दे। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जब नियुक्त किया जाता है, तो उसके संबंध में ये शर्त रखी जाती है, जब ये शपथ ग्रहण करते हैं तो उस शपथ ग्रहण के अंदर इनके द्वारा जो शपथ ग्रहण की जाती है वो इस प्रकार है कि हम ये शपथ ग्रहण करते हैं कि हम संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण का कार्य करेंगे। जिसके तहत ये अपना कार्य करते हैं। तो संविधान के अंदर जब राधा को ये मूल अधिकार मिला हुआ है कि वह अपना वोट बनवाए या नहीं बनवाए, इसके लिए वो स्वतंत्र है, तो इस अधिकारों के तहत, इस संविधान के तहत उसे इस कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि भारत का निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति महोदय और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यदि इस प्रकार से करने का प्रयास करते हैं तो वह अवैध माना जाता है। अब मान लो कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एक ऐसा आदेश पारित कर दिया है जिसके अंदर 11 बिंदु है, जैसे कि ये फॉर्मेट मैंने बना दिया है और यहाँ पर ये 11 नंबर बिंदु है। इस बिंदु के अंदर
गलती से ऐसा हो गया है कि उस राधा को अपना वोट बनवाए जाने के लिए बाध्य करने का प्रावधान है, तब क्या होगा कि वह 11 नंबर बिंदु जो है वो अपने आप में निरस्त माना जाएगा, क्योंकि संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन अगर कहीं हो रहा है तो उस आदेश का वो हिस्सा अपने आप में निरस्त माना जाएगा, या वह संपूर्ण आदेश ही इससे संबंधित है तो वह संपूर्ण आदेश ही निरस्त माना जाएगा। तो इस प्रकार जो ये 11 नंबर शर्त है जिसके अंदर राधा को अपना वोट बनाने के लिए बाध्य करने का प्रावधान है, वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसको अन्य परिप्रेक्ष्य में देखें कि अगर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इसको जबरदस्ती लागू करने का प्रयास किया, तब भी राधा का वोट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इस कारण इस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी और उससे अपने पद से हटाए जाने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है, लेकिन राधा को वोट बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति महोदय दोनों मिलकर भी ये कार्य करना चाहें तो भी वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राधा उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी और सुप्रीम कोर्ट जो कि मूल अधिकारों का संरक्षक है वह उसे यह कहते हुए मना कर देगा कि राज्य सरकार और भारत सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। इसलिए जब पूरा सिस्टम मिलकर राधा का वोट नहीं बना सकता और राधा को ये अधिकार है कि वह अपना वोट बनाए या नहीं बनाए, तो इसमें बीएलओ को समस्या क्या कहाँ आती है कि बीएलओ जब वोट बनाने जाता है तो राधा मना कर देती है, भाई मैं अपना वोट नहीं बनवाना चाहती। जब पूरा सिस्टम मिलकर राधा का वोट नहीं बना सकता, उन्हें यह अधिकार नहीं है, तो इस बीएलओ के पास कहाँ से यह अधिकार होगा कि वह उसका वोट बना दे, और यह एक कारण है। इस प्रकार आपने जाना कि राधा का जो मूल अधिकार है वो किसी भी स्थिति में नष्ट नहीं हो सकता है। इसके संबंध में मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, अन्य समस्त कोर्टें, राष्ट्रपति महोदय और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी मिलकर अगर राधा को वोट बनाने के लिए फोर्स करते हैं तो उन तीनों के खिलाफ ही महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है, लेकिन राधा को वोट बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब इनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ था या जब इन्होंने शपथ ग्रहण की थी तब उसमें इस बात की शपथ ग्रहण की थी कि हम संविधान के किसी भी हिस्से पर अतिक्रमण नहीं करेंगे, यदि हम अतिक्रमण करते हैं तो हमारा वह कार्य उचित नहीं माना जाएगा। इसके आधार पर इन तीनों को अपने पदों से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है, लेकिन इस स्थिति में भी राधा का वोट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि राधा अपना वोट बनाने के लिए सहमत नहीं है। अब एक अन्य स्थिति पैदा होती है कि राधा है, उसने अपना वोट बनाने का निश्चय कर लिया है और वह अपना वोट बनवाना चाहती है, लेकिन राधा ने ना तो कोई फॉर्म भरा है और ना ही उसने कोई प्रयास किया है, मात्र उसने एक एप्लीकेशन लिखकर उसे रजिस्टर्ड डाक से एसडीएम को भेज दिया है और उसे भेजे हुए को लगभग 1 वर्ष हो गया है और राधा का वोट अभी तक नहीं बना है, क्योंकि वह एप्लीकेशन मिसप्लेस हो गई है और मिसप्लेस होने की वजह से राधा चली जाती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जो उसे उचित लगता है वह उनमें किसी में जाकर यह एप्लीकेशन दायर करती है कि जो मेरा मूल अधिकार है वो मेरा वोट है और मुझे वो प्राप्त हो जाना चाहिए, और इसके लिए मैंने एसडीएम महोदय को लिखित में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और उस प्रार्थना पत्र की प्रति ये है और ये कार्य मैंने रजिस्टर डाक से किया है और जिसका ये प्रमाण है। अब क्या होगा, वह अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है या हाई कोर्ट जाती है, मान लो वह सुप्रीम कोर्ट चली गई है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक आदेश जारी करेगा, एक सम्मन जारी करेगा और उसे आकर सुप्रीम कोर्ट में इस बात का जवाब देना है कि राधा का वोट अब तक क्यों नहीं बनाया गया। जैसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को यह नोटिस पहुंचेगा तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो एक्टिव हो जाएगी और इसमें राधा को सर्च किया जाएगा कि राधा कहाँ से बिलोंग करती है, और इसका सारा जो दोष है वो भी बीएलओ पर ही आ जाता है। देखिए किस प्रकार कि जैसे ही भारत के निर्वाचन आयुक्त को इसका जवाब मांगा गया तो उसने इस जवाब के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त को कॉल किया, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जिला कलेक्टर को कॉल किया, जिला कलेक्टर ने एसडीएम को कॉल किया और एसडीएम ने बीएलओ को कॉल किया,
भी आपने अब तक इसका वोट क्यों नहीं बनवाया। जब राधा 20 वर्ष की होने के बाद अपना वोट अप्लाई करना चाहती है तो उन्होंने इसको यह कहते हुए नोटिस दिया या दिया जा सकता है या दिया जाता है कि आपने अब तक इसका वोट बनाया क्यों नहीं। इस आधार पर भी जो सारा दबाव है वह इस बीएलओ पर ही आता है। ये भी एक कारण है। जब भी वोट बनाने की बात आती है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि भारत के हैं वे राजस्थान और अन्य राज्यों को एक टारगेट दे देते हैं कि आपको इतने वोट बनाने हैं। अब ये टारगेट भी बीएलओ की सोसाइट का एक कारण है। कैसे कि मान लो राजस्थान को 2 लाख वोट बनाने का टारगेट दे दिया गया है और इसी प्रकार यूपी, एमपी और अन्य राज्यों को दे दिया गया है। अब अगर मान लो कि यूपी और बिहार में 2 लाख वोट बन गए हैं लेकिन राजस्थान में 2 लाख वोट नहीं बने हैं तो ये सारा सिस्टम जिला कलेक्टर, एसडीएम और अन्य जो अधिकारी हैं वो बीएलओ को इसके लिए प्रेशराइज्ड करते हैं भी ये कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ। तो टारगेट उस स्थिति में ही दिया जा सकता है जिस स्थिति में इनके पास कोई जुडिशियल पावर हो, जबकि इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ये इस टारगेट का सामना करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इनको टेंशन हो जाती है, हर घर में बार बार जाते हैं लेकिन फिर भी कोई वोट बढ़ाने को तैयार नहीं होता। अब टारगेट के तहत एक काम किया जाता है जिसको बोलते हैं रैंकिंग, और रैंकिंग सबसे ज्यादा जिम्मेवार है इस डिप्रेशन के लिए, इस टेंशन के लिए। देखिए किस प्रकार कि मान लो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राजस्थान को 2 लाख वोट बनाने का टारगेट दिया है और राजस्थान में वर्तमान में 41 डिस्ट्रिक्ट है। 41 डिस्ट्रिक्ट में सभी जिला कलेक्टर और एसडीएम ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है और जिसके तहत एक स्टेट का एक जिला, जैसे मान लो कोई भी है, मैं यहाँ पर 1 नंबर नोट कर देता हूँ, 1 नंबर पर रहा क्योंकि उसने 10% कार्य कर दिया। लेकिन 41 जो रैंक है उस पर वह डिस्ट्रिक्ट रहा जिसने मात्र 1% कार्य किया। अब 10% जैसे ही कार्य शुरू हुआ तो 10% कार्य जिस डिस्ट्रिक्ट ने किया वह 1 नंबर पर रैंकिंग में है और 41 जो रैंक है वह उस जिले की है जिसने मात्र 1% कार्य किया। तो इस जिला कलेक्टर और इस एसडीएम महोदय ने उस बीएलओ को जो उस क्षेत्र से संबंधित है प्रेशराइज्ड किया भी हमारी रैंक में सुधार होना चाहिए और हमारी रैंक फर्स्ट हो जानी चाहिए। तो ये भी एक कारण है। जैसे जैसे ये कार्य बढ़ता है रैंकिंग बढ़ती जाती है, रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है और इसी के आधार पर ये दबाव बीएलओ पर आता रहता है। और लास्ट में क्या होता है कि 1 से लेकर 41 जो रैंक है, मान लो फर्स्ट रैंक पर जिसने भी कार्य किया तो उसने मान लो 99% वर्क कर दिया, लेकिन 41 रैंक पर जो कार्य हुआ वो हुआ है 96। अब सवाल ये पैदा होता है कि 96% कार्य करने के पश्चात भी 41 रैंक हुआ और 99% कार्य करने के बाद फर्स्ट रैंक हुआ, तो क्या ये रैंकिंग भी इसके लिए जिम्मेवार है? हाँ, ये रैंकिंग भी इसके लिए जिम्मेवार है क्योंकि रैंकिंग सुधार के लिए इन बीएलओ को प्रेशराइज्ड किया जाता है। एक अन्य कारण ये भी है कि जब बीएलओ को कार्य करने के लिए भेजा जाता है तो उसे यह कहा जाता है कि आपको जो कार्य करना है वह कार्यालय समय पश्चात करना है। अब कार्यालय समय पश्चात करने का अर्थ क्या है कि 10 बजे से 4 बजे तक तो आपको ऑफिस में कार्य करना है जिस कार्यालय में आप कार्यरत हैं, उसके बाद आपको ये कार्य करना है। तो ये है कैसे संभव हो सकता है कि वह 10 से 4 बजे तक ऑफिस का कार्य करे और उसके बाद बीएलओ का कार्य करे? यह संभव नहीं है, यह भी इसका एक कारण है। अब हमारा बिंदु है कि बीएलओ, बीएलओ क्या है? बीएलओ कोई पद है ही नहीं। जिस वजह से एक कार्मिक जो है वो सुसाइड कर रहा है वो पद ही नहीं है। ये वास्तव में सच है कि बीएलओ एक अतिरिक्त प्रभार है जो कर्मचारी को दिया जाता है और जिसे उसे पूरा करना होता है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्तमान में भारत की जनसंख्या 145 करोड़ है, जिसके अंदर अगर हम मतदाताओं की संख्या काउंट करें तो लगभग 100 करोड़ है। और अगर 100 करोड़ जनसंख्या की बात करें तो भारत के अंदर 1000 की जनसंख्या पर एक बीएलओ की नियुक्ति की गई है। इस प्रकार भारत में लगभग 10 लाख बीएलओ कार्यरत है जिनका मूल पद कोई और है और वो बीएलओ का कार्य कर रहे हैं और वो भी कार्यालय समय पश्चात कर रहे हैं, जिससे उनकी टेंशन बढ़ती जाती है और अंततः वह इस कदम को उठा लेते हैं।
तो मैं आम जनता से यह भी कहना चाहता हूँ कि जब बीएलओ का पद ही नहीं है तो सरकार अगर बीएलओ का कार्य करवाना चाहती है तो वह इसके पद को सर्जित करे और एक स्पेशल विभाग बनाकर इनकी भर्ती कर इनसे कार्य करवाए तो शायद ये सिलसिला थम सकता है। पहले कभी बीएलओ सुसाइड नहीं करते थे, वर्तमान में ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ रही है, इसका भी एक कारण है जिस पे मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले क्या होता था कि साल में मात्र 15 दिन वोट बनते थे और उन 15 दिनों में जो व्यक्ति अपना वोट बनवाना चाहता था वह बनवा सकता था और जो नहीं बनवाना चाहता था तो उसके लिए कोई बाध्यकारी नियम नहीं था, उसे किसी प्रकार से फोर्स नहीं किया जाता था और ना ही इस बीएलओ को कोई टारगेट कोई रैंकिंग का कोई सिस्टम था। उन्हें कहा जाता था कि यदि कोई इच्छुक है तो वोट बनवा ले, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या है वर्तमान में स्थिति, वर्तमान में साल में 4 बार वोट बनते हैं जिनमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 अक्टूबर और 1 जुलाई। इन 4 तारीखों से वोट बनना शुरू होते हैं और लगभग 1 महीने से 1.5 महीने तक की ये प्रक्रिया चलती है और इस प्रक्रिया के दौरान वोट बनाए जाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे साल भर ये प्रक्रिया चलती है। जब वो पूरे साल ये प्रक्रिया चलती है तब सरकार बीएलओ का पद सर्जित क्यों नहीं करती और निर्वाचन विभाग इस पर ध्यान देकर ये कार्य क्यों नहीं करता, क्योंकि जब साल भर कार्य करवाना है तो आप प्रतिनियुक्ति पर कार्य कैसे करवा सकते हैं। साल भर कार्य करने के दौरान एक समस्या ये भी आती है कि पूरे साल में लगभग 53 जो है वो संडे आते हैं। इस 53 संडे के अंदर इन तारीखों के दौरान पूरे साल भर जब वोट बनते हैं उनके दौरान लगभग 53 में से 30 जो संडे हैं वो कर्मचारी के बूथ पर बैठने पर चले जाते हैं, क्योंकि वो 30 संडे तक बूथ पर बैठे रहते हैं और मतदाताओं के वोट बनाते रहते हैं या निर्वाचन विभाग का कार्य करते हैं और उनके पास मात्र और मात्र 13 संडे बचते हैं। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मात्र एक साल में 13 दिन का अवकाश कर्मचारी के लिए पर्याप्त है और अन्य कर्मचारियों को जब 53 संडे मिलते हैं तो इनको क्यों नहीं मिलते। तब आपने देखा कि किस प्रकार सारा सिस्टम मिलकर और अंततः जो सारा दबाव है वो इस बीएलओ की पोस्ट पर आ जाता है। अगर मतदान नहीं होता है तो उसके लिए भी ये जिम्मेवार है। यदि कोई मतदाता वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर नहीं जा रहा है तो इसके लिए भी इसी को जिम्मेवार माना जाता है। मतदान से संबंधित किसी प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो संभवतः इसके लिए बीएलओ को जिम्मेवार माना जाता है और इसी डिप्रेशन के चलते ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। अंततः मेरा प्रश्न यही है कि जब सारा सिस्टम मिलकर किसी व्यक्ति का वोट नहीं बनवा सकता, उसको वोट डालने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, तो सारा सिस्टम मिलकर इस बीएलओ के पीछे क्यों लगा हुआ है और इसको बाध्य क्यों किया जा रहा है।